Hello friends, myself Nivedita Mishra and you all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 10th सिविक्स का सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। सो फेडरलिज्म कहता है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ अ कंट्री। वो सिस्टम जिसमें किसी कंट्री की गवर्नमेंट की पावर्स डिवाइडेड हों, यानी कि किसी कंट्री की के पावर जो गवर्नमेंट की पावर कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड हो। किन पार्ट्स में? कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी हो और साथ में उसकी अलग अलग कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हों कंट्री की, वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारा फेडरलिज्म कहलाता है। अब दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखिए, फेडरलिज्म भी अलग अलग तरीके का होता है। जहाँ पे जिन कंट्रीज़ में टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है वो क्या है, देखिए गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक गवर्नमेंट होती है जो पूरी कंट्री को गवर्न करती है, और दूसरी गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट, और वो गवर्नमेंट जो कि प्रोविंसेस या स्टेट लेवल पे हो। बोथ इंजॉय पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, ये दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं, दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन एंड नॉट आंसरेबल टू द सेंटर। स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होती है, वो सेंटर गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं होती है, उसके पास अपनी खुद की पावर्स होती हैं और वो अपने किसी भी एक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल या आंसरेबल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल है इसका यूएसए। दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारा यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, सब यूनिट्स सबऑर्डिनेटेड होते हैं। देखिए एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है और उसके बाद उनके नीचे कुछ सब यूनिट्स बने होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही सबऑर्डिनेट होते हैं, मीन्स उनके अंडर में वर्क करते हैं। सेंटर कैन पास ऑर्डर्स टू द लोकल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स पे ऑर्डर पास कर सकती है। इसका एग्जांपल है हमारा यूके। अब नेक्स्ट है हम फेडरलिज्म के बारे में देखते हैं। फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या हैं। पहला हैज़ टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में दो या दो से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ईच लेवल हैज़ इट्स ओन पावर और जुरिस्डिक्शन, हर लेवल के पास अपना पावर होता है, हर लेवल के पास अपना एक जुडिशरी सिस्टम होता है। जुरिस्डिक्शन इज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ द अथॉरिटी। उस गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्पेसिफाई होता है और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होती है उसकी अथॉरिटी की। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन बी चेंज्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में अगर कोई भी चेंज करना है तो ऐसा नहीं है कि कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले उसे चेंज करे, उसके लिए दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स की सहमति ज़रूरी है। Court interpret the constitution and power of different level of government. Supreme Court is the empire if dispute arises with different level of government. कोर्ट जो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का पालन कराता है और गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट की पावर्स को चेक करता है। सुप्रीम कोर्ट इन सब में एम्पायर का वर्क करता है। क्यों एम्पायर का वर्क करता है? क्योंकि अगर अलग अलग लेवल्स में, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसे सेटल करना सुप्रीम कोर्ट का वर्क होता है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड। हर एक, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों का रेवेन्यू का सोर्स अलग अलग होता है, स्पेसिफाइड होता है, कोई एक दूसरे के सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये सारे थे फेडरलिज्म के फीचर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहला दो ऑब्जेक्टिव, मेनली दो ऑब्जेक्टिव्स हैं फेडरलिज्म के। पहला है हमारा टू सेफगार्ड और प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री। कंट्री की यूनिटी, एकता को बनाए रखना, उसे प्रमोट करना। दूसरा क्या है, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब जो विभिन्नताएं हैं कंट्री में अलग अलग रीजन से, उसे एकोमोडेट मीन्स उसे एक जैसा बना के उनके बीच में समझौता बनाए रखना, ये भी फेडरलिज्म का ही एक ऑब्जेक्टिव है।
तो ये दो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं फेडरलिज्म के, टू सेव गार्ड और प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, और दूसरा टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अब क्या है टू क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एन आइडियल फेडरलिज्म। कोई आइडियल फेडरलिज्म के क्या दो मेन चीज़ें हैं जो किसी आइडियल फेडरलिज्म से एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। पहला है हमारा, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स फॉर पावर शेयरिंग। अलग अलग लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो आपस में पावर शेयरिंग के लिए एग्री हो, अपनी पावर्स को शेयर करके रूल करने के लिए हमेशा एग्री रहें। दूसरा है, ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर मस्ट बी देयर। एक साथ रह कर के काम करने के लिए एग्रीमेंट और ट्रस्ट दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो फीचर्स हैं, ये दो एस्पेक्ट्स हैं जो किसी आइडियल फेडरलिज्म में होने चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा, फेडरलिज्म भी दो तरह का होता है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इनके बीच में हम एक डिफरेंशियल फॉर्म में इसे समझते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर होगा हमें। पहला देख लेते हैं हम कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट। अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आकर एक बड़े यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। इससे क्या होता है, इंक्रीजेस सिक्योरिटी बाय पुलिंग सोवर्जिनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। वो लोग एक साथ मिल करके अपने कंट्री की सोवर्जिनिटी और आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट हैव इक्वल पावर। और जितने भी स्टेट्स ने, इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने मिलके एक बड़े यूनिट का फॉर्मेशन किया है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट के पास इक्वल पावर्स होंगी। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के 3 एग्जाम्पल्स जो मेनली हैं वो हैं यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ फेडरलिज्म जो कि है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या है, लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स एंड सेंटर। कोई एक लार्ज कंट्री जब अपने पावर को सेंटर और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में डिवाइड कर देती है तो इस टाइप का फेडरलिज्म हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहलाता है। सेंटर इज़ मोर पावरफुल देन स्टेट। सेंटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के पास ज़रूरी नहीं है कि इक्वल पावर्स ही हों। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्पेशल जगहों को वो कुछ अनइक्वल पावर्स भी दी जाती हैं। तो इसके एग्जांपल हैं इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। ठीक है, तो ये था हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये जो थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताया, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पार्ट को इक्वल ही पावर दी जाए। जैसा कि हम जानते हैं हमारी कंट्री में, इंडिया की अगर हम बात करें तो कुछ यूनाइटेड टेरिटरीज़ हैं। इन्हें क्या होता है, इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। ये हैं तो कंस्टिट्यूएंट यूनिट ही, लेकिन इन्हें कौन चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। तो इसीलिए ये जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं इनके पास भी कुछ अनइक्वल पावर्स होती हैं। और साथ ही साथ अभी अगर हम रीसेंट की बात करें तब तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में हमारी कंट्री में क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को कुछ स्पेशल पावर्स रिकॉग्नाइज थी। उनके पास अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका रूल और रेगुलेशन अलग था। बट अब ऐसा नहीं है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए गए हैं और अब सबके पास इक्वल पावर दे दी गई हैं। तो ये पॉइंट वही कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगहों को, कुछ फेडरेशंस को अनइक्वल पावर्स भी दी जाती हैं। तो ये था हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट हैज़ मेड इंडिया फेडरल कंट्री। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री कहते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक स्टेट्स का यूनियन बताया है, मींस स्टेट्स का ग्रुप बताया है। 3 टायर फेडरलिज्म, यूनियन, स्टेट एंड पंचायत। हमारे कंट्री में 3 टायर्स हैं गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा पंचायती राज। 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंक्रुएंट लिस्ट। हम जो लेजिस्लेचर की पावर है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है,
कौन कौन से 3 पार्ट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंक्रुएंट लिस्ट, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। ऑल स्टेट्स इन इंडिया यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंडियन यूनियन में हर एक स्टेट के पास इक्वल पावर्स हों। फॉर एग्जांपल यूनियन टेरिटरीज मैंने अभी आपको बताया। फिर चेंजेस इन पावर शेयरिंग हैज़ टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। पावर शेयरिंग में अगर कोई भी चेंज करना है तो उसके लिए कोई भी चेंज पावर शेयरिंग में या कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी पहले किसी भी डिसीजन को पार्लियामेंट में पानी पड़ती है। पहले 2/3 मेजॉरिटी जब तक नहीं मिल जाएगी तब तक वो डिसीजन पास नहीं होगा या वो चेंज लागू नहीं किया जाएगा। In case of any dispute regarding division of power, the apex court will take decision. और अगर किसी इशू को लेके किसी पावर डिवीज़न के किसी मैटर को लेके कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो इस केस में कोर्ट डिसीज़न लेता है। तो ये सारे एस्पेक्ट थे जिनकी वजह से हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो अभी एक पॉइंट में हमने देखा यूनियन, स्टेट लिस्ट और कंक्रुएंट लिस्ट, वो क्या है। तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट क्या है। यूनियन लिस्ट में हैज़ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें नेशनल इम्पोर्टेंस मींस कंट्री के इम्पोर्टेंस, पूरे कंट्री के जो मेन इश्यूज़ हैं वो सब यूनियन लिस्ट में आते हैं। यूनियन अलोन कैन मेक लॉज, और इस लिस्ट में आने वाले सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स बना सकती है, लॉज बना सकती है। किस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, हैज़ सब्जेक्ट ऑफ लोकल एंड स्टेट इम्पॉर्टेंस। इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी लोकल या स्टेट इम्पॉर्टेंस होती है। स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ। इस इन लिस्ट के मैटर्स पे केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। थर्ड है हमारा कॉन्क्रुएंट लिस्ट। कॉन्क्रुएंट लिस्ट क्या है, हैज़ सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ टू सेंटर एंड स्टेट। इस लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिनका स्टेट और सेंटर दोनों में कॉमन इंटरेस्ट है। इन इश्यूज पे बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन फ्रेम लॉज। इस लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट्स पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकती हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं इस लिस्ट में, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉन्क्रुएंट लिस्ट में आते हैं। तो ये था हमारा 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्क्रुएंट लिस्ट। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, नेशनलिज्म पे। नेशनलिज्म के फेडरलिज्म पे, फेडरलिज्म में क्या क्या है, हमारा नेशनल इशू के कौन से टॉपिक्स हैं, स्टेट इशू के कौन से टॉपिक्स हैं, और क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो दोनों में आपस में शेयर्ड हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस पावर शेयरिंग। इंडिया में पावर शेयरिंग कैसे प्रैक्टिस की जाती है। तो पहला है बाय क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, मींस पावर शेयरिंग कैसे की गई है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट है। लिंग्विस्टिक मीन्स जब भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाए जाते हैं, जो स्टेट्स भाषा के आधार पर डिवाइड किए जाते हैं उन्हें हम लिंग्विस्टिक स्टेट कहते हैं। विच हैज़ मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन करना, रूल करना आसान हो गया है। न्यू स्टेट हैव बीन क्रिएटेड सिंस 1947। अब तक के जो भी नए स्टेट्स, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए हैं वो सभी 1947 तक ही बने हैं। फिर दूसरा है, नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन टू द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं हमारे कंट्री में मोर देन 21 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, लेकिन किसी भी लैंग्वेज को यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज का दर्जा, नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, यहाँ अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं।
है, कोई डिस्प्यूट ना अराइज हो, इस वजह से किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है। तीसरा क्या है हमारा, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। rise of regional political parties and coalition government has led to new culture in of power sharing। जिस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में पावर शेयरिंग हुई है, इसका भी रीस्ट्रक्चर बनाया गया, और उसके बाद से जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ और कोलिशन गवर्नमेंट्स बनने लगी, इसने पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर बनाया है। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, जो थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी पढ़ा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंक्रुएंट लिस्ट, ये भी एक तरीका है जिससे इंडिया में पावर शेयरिंग होती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। अब एक और इसमें टॉपिक आता है रेसिड्यूअरी पावर। रेसिड्यूअरी पावर्स क्या होती हैं? आर सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल अंडर दीज थ्री लिस्ट। जो भी सब्जेक्ट्स ना तो स्टेट लिस्ट में आते हैं, इंडियन लिस्ट में आते हैं, ना ही यूनियन लिस्ट और ना ही कंक्रुएंट लिस्ट, तीनों में से किसी भी लिस्ट के अंदर ना आने वाले सब्जेक्ट्स को रेसिड्यूअरी पावर्स में रखा गया है। इसमें क्या है, यूनियन गवर्नमेंट अलोन हैज़ पावर टू मेक लॉ। इन सब्जेक्ट्स पे, इस पावर्स पे केवल यूनियन गवर्नमेंट, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, ये एक रेसिड्यूअरी पावर है जिसके ऊपर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है। अब है हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या है? अभी हमने पढ़ा कि जो भी स्टेट्स भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उन्हें हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहते हैं। So many new states have been formed, boundaries have been changed, peoples of common language have been brought together. States created on the basis of culture, ethnicity and geography has made the country united and administration made easier. For example, Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand। जब बाउंड्रीज, नए स्टेट की बाउंड्रीज बनाई गई, किन बेसिस पे? कॉमन लैंग्वेजेस के बेसिस पे, उनकी सिमिलैरिटी, कल्चर की, इथनिसिटी की, ज्योग्राफी की सिमिलैरिटी पे जब अलग अलग नए स्टेट्स बना दिए गए, तो इससे क्या हुआ कि कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान हो गया और साथ ही साथ कंट्री की यूनिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, ये सारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? सो नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी लैंग्वेज को इंडिया में नेशनल लैंग्वेज का दर्जा, नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कांट इम्पोज हिंदी ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, और ये बहुत बड़ा रूल सामने आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंट्री की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हिंदी बोलती है और हिंदी को वो अपनी मदर टंग मानती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन पे, किसी भी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट पे हिंदी को इम्पोज नहीं कर सकती है। 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेस दी गई है। सेंटर एग्रीज टू यूज इंग्लिश ओनली विथ हिंदी, बाय इट दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज शोन। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तो एग्री किया कि आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के साथ आपको हिंदी भी देना ज़रूरी है। यही कंट्री की फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच क्या रिलेशन है वो देखते हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट और डिसमिस देम। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को अंडरमाइन नहीं कर सकती है, जज नहीं कर सकती है, और ना ही उन्हें डिसमिस कर सकती है, हटा सकती है। कोलिशन गवर्नमेंट पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे। जैसा कि हम जान रहे हैं, इस समय में कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार बनाने पे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट दिया जा रहा है, जो कि पावर शेयरिंग को दिखाता है। तो ये था सेंटर स्टेट रिलेशन। अब है हमारा व्हाट ब्रॉट अबाउट रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया में फेडरलिज्म की रियल सक्सेस दिखाई देती है? पहला है नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। यहाँ की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर।
रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी के साथ पॉलिटिक्स को चलाने के लिए रिस्पेक्ट, और डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, इंडियंस के अंदर एक साथ रहकर एकता से मिलकर रहने की जो डिज़ायर है, चाह है, वो दिखाई देती है। और यही 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से इंडिया में फेडरलिज्म को रियल सक्सेस मिली है। अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से फेडरलिज्म की स्पिरिट को, फेडरलिज्म की मीनिंग को अंडरमाइन किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। तो पहला है सेंटर मिसयूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वाज कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करे या उसे अंडरमाइन करे, जो कि राइवल पार्टीज़ के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। दूसरा है हमारा कोलिशन गवर्नमेंट लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर बना दिया है और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी इसकी ऑटोनॉमी दी गई है, रिस्पेक्ट दी गई है इसकी वजह से। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, तो इस प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्यों है? तो पहला, वास्टनेस ऑफ स्टेट एंड साइज एंड पॉपुलेशन। हम जानते हैं कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कंट्री में जो कि बहुत वास्ट, बहुत बड़े हैं और साथ में इनकी पॉपुलेशन साइज भी बड़ी है। इंटरनली डाइवर्स हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनके स्टेट्स के भी अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग कल्चर, इथनिसिटी के लोग रहते हैं। नीड फॉर पावर शेयरिंग, और यही सारे रीजंस थे जिनकी वजह से पावर शेयरिंग की ज़रूरत थी। अब नेक्स्ट है हमारा बेसिक आइडियाज़ बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइज करने के पीछे बेसिक आइडिया क्या था वो देखते हैं। सो सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एट लोकल लेवल। बहुत बड़े नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को हम लोकल लेवल पे ही सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन लोकेलिटीज़। अब देखिए, लोकल में जो हमारी लोकेलिटी में जो लोग रह रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होगा या जो सेंटर में रह रहे हैं। ऑफ कोर्स यही है, जो हमारे साथ हमारी लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो लोकल लोगों को अपने आसपास रह रहे पीपल्स की प्रॉब्लम्स की नॉलेज ज़्यादा अच्छे से होती है। फिर बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स एफिशिएंटली। अब जो रोज़ लोकेलिटी में सबके साथ रह रहा है उसे ज़्यादा बेटर आइडिया होगा कि कहाँ पर हमें मनी स्पेंड करनी है और किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से ये डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा पावरफुल दिखाई देता है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। अब लोकल गवर्नमेंट के बनने से या डिसेंट्रलाइजेशन होने से पीपल्स का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन दिखाई देता है डिसीजन मेकिंग में। टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट। और इसी की वजह से, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल सामने आता है जो कि है लोकल गवर्नमेंट का। तो ये थे बेसिक आइडियाज़ डिसेंट्रलाइजेशन के आगे। अब 1992 का एक्ट क्या है? बॉट इन इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। एक्चुअली 1992 में एक एक्ट पास हुआ था डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के इंडिया में, जिसकी वजह से कुछ स्टेप्स लेके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए गए थे, जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन और ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। तो पहला है हमारा, इट इज़ मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट पे, लोकल लेवल पे रेगुलर इलेक्शंस कराना ज़रूरी कर दिया गया। दूसरा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC, ST एंड BCS। ठीक है, कौन कौन सी क्लासेस के लिए? SC क्लास, शेड्यूल ट्राइब और BCS बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन किया गया सीट्स का। 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन्स। लोकल लेवल पे 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई।
स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन, और इस लोकल लेवल पे डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे या लोकल लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं वो उसे स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल बॉडीज। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी कुछ पावर्स का शेयरिंग इन कुछ रेवेन्यू सोर्सेज की शेयरिंग लोकल बॉडीज के साथ करती है। तो ये सारे स्टेप्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए 1992 के एक्ट में। अब देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज क्या है, तो अलग अलग लेवल्स पे हम देखते हैं। सबसे पहले विलेज लेवल पे, विलेज लेवल पे अगर हम देखें तो विलेज लेवल पे हमारा ग्राम पंचायत है जिसे ग्राम सभा बनाती है, फॉर्म बाय ग्राम सभा, और इसके हेड कौन होते हैं, सरपंच। तो ये था विलेज लेवल पे। फिर ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल में पंचायत समिति होती है जिसे पंचायत के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, और इसका हेड कौन होता है, बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होता है। जिला परिषद ये कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म बाय इलेक्टेड मेंबर्स एंड हैव मेंबर ऑफ लोकल सभा एंड एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसमें ये इलेक्टेड मेंबर्स इस लेवल का जिला परिषद का फॉर्मेशन करते हैं, और इसमें लोकसभा के मेंबर्स और एमएलएस होते हैं डिस्ट्रिक्ट के। इसका हेड कौन होता है, जिला चेयरपर्सन या फिर मेयर जिसे हम कहते हैं, वो इसका हेड होता है। तो ये था पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं। अब लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरियाज़ में यानी कि सिटीज़ वगैरह में कैसी होती है, सो टाउन्स में म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं और म्यूनसिपल चेयरमैन पर्सन उसका हेड होता है। बड़ी सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है जिसके हेड मेयर होते हैं। अब क्या है, लास्ट टॉपिक जो इसका है वो ये है कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज लोकल गवर्नमेंट के सामने आती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय लोकल गवर्नमेंट। तो पहला है हमारा इलेक्शन टू ग्राम सभा और नॉट हेल्ड रेगुलरली। ग्राम सभा के इलेक्शंस रेगुलरली नहीं कराए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट ट्रांसफरिंग पावर एंड रिसोर्सेज। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक पावर्स और रिवेन्यू रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज लोकल गवर्नमेंट फेस करती है। इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। इस चैप्टर में टोटल फेडरलिज्म का टॉपिक मैंने एक वीडियो में आपका कवर कर दिया। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।